नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बदायूं में 2 लड़कों की हत्या के आरोपी साजिद की मां ने कहा है कि वो पीड़ित परिवार से हमदर्दी रखती है और उनके बेटे को भी वही मिला जिसका वो हकदार था। पुलिस ने कहा है कि 2 बच्चों की हत्या करके भागने की कोशिश के दौरान पुलिस पर गोली चलाने के बाद साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया गया। सह आरोपी उसका भाई जावेद फरार है। उनकी मां नाजिन ने कहा है कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि किस वजह से उनके बेटों ने इस क्रूर अपराध को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। उन्होंने नाश्ता किया और लगभग 7 बजे घर से निकल गए। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। घर पर कोई झगड़ा या बात भी नहीं हुई थी। साजिद की मां ने कहा कि दोनों भाई लंबे समय से पीड़ितों के पड़ोस में अपना सैलून चला रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर हम इलाके से कुछ भी खरीदते थे तो वो उसे हमारे घर पहुंचा देते थे। नाजिन ने कहा कि वो पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना रखती हैं और उनके बेटे साजिद को अपने काम का नतीजा भुगतना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 2 नाबालिग भाइयों की हत्या के बाद हुए कथित पुलिस एनकाउंटर के बाद से इलाके में तनाव है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस पुलिस के हवाले से लिखता है कि साजिद नाम के स्थानीय नाई ने 2 नाबालिग भाइयों आयुष और हनी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी है। आयुष की उम्र 13 साल थी और हनी की 6 साल। इस घटना के 2 घंटे बाद ही पुलिस ने एक कथित एनकाउंटर में साजिद को मार दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक प्रशांत कुमार ने अखबार से कहा कि साजिद ने पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में उसकी मौत हुई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 3 बच्चों में से 2 की गला काटकर हत्या कर दी गई। बचे हुए बच्चे ने वारदात की कहानी बताई है। बच्चे ने बताया कि वारदात के समय 2 आरोपी साजिद और जावेद मौजूद थे। उसने बताया कि साजिद ने पहले बड़े भाई से चाय मंगवाई थी और फिर छोटे वाले भाई से पानी मंगवाया। बच्चे ने बताया कि जब मैं ऊपर गया तो जब बड़ा भाई चाय लेकर आया तो उसको मार दिया और फिर छोटा आया तो उसे भी मार दिया। मेरा छोटा वाला भाई चीखा, तब मैं ऊपर गया था। उसने मुझे देखा तो मुझे भी मारने की कोशिश की। साजिद ने मेरा मुंह पकड़ लिया और तभी उन्होंने चाकू मार दिया, जिसमें मुझे चोट लग गई। फिर मैं धक्का देकर नीचे भागा। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी साजिद और उसके भाई जावेद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में लिखा, आरोपी साजिद ने मेरी पत्नी से कहा कि उसे पैसे चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। जब वो पैसे लेने के लिए अंदर गई तो उसने कहा कि वो अस्वस्थ महसूस कर रहा है और छत पर टहलने जाना चाहता है और मेरे बेटों को अपने साथ ले गया। उसने अपने भाई जावेद को भी छत पर बुला लिया। जब मेरी पत्नी लौटी तो उसने साजिद और जावेद के हाथों में चाकू देखा। साजिद ने मेरे जीवित बेटे पर हमला करने की कोशिश की और उसे चोटें आई। दोनों भाग रहे थे और साजिद ने मेरी पत्नी से कहा, आज उसने अपना काम पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करके एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति बनने की बधाई दी है। मोदी और पुतिन ने इस दौरान भारत और रूस के बीच खास और रणनीतिक साझेदारी को आने वाले सालों में और मजबूत करने को लेकर सहमति जताई। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उनके ट्वीट के नीचे बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि शर्म करो मोदी, आगे वो चीनियों के सामने रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मंगलवार को बरेली के अतिरिक्त सत्र जज रवि कुमार दिवाकर की उन टिप्पणियों को खारिज कर दिया जिसमें जज रवि कुमार दिवाकर ने 2010 बरेली दंगे की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। बरेली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिवाकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा था कि धार्मिक व्यक्ति ही योग्य राजा बन सकता है और अच्छे नतीजे दे सकता है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने बरेली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिवाकर की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो अपने व्यक्तिगत या पूर्व धारणाओं और लगाव को व्यक्त या प्रदर्शित करे। सुप्रीम कोर्ट ने बिना ट्रायल के ही लोगों को लगातार जेल में रखने के लिए ईडी से कड़े सवाल किए हैं। किसी आरोपी को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार करने और ऐसे व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक जेल में रखने के लिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने पर अदालत ने नाराजगी जताई। इसने कहा कि आरोपियों को बिना ट्रायल के प्रभावी ढंग से जेल में रखने की ये प्रथा सुप्रीम कोर्ट को परेशान करती है। जस्टिस खन्ना ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू से कहा कि डिफॉल्ट जमानत का पूरा उद्देश्य ये है कि आप जांच पूरी होने तक गिरफ्तार नहीं करते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जब जांच पूरी नहीं हो जाती ट्रायल शुरू नहीं होगा। आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं करते रह सकते और फिर वो व्यक्ति बिना किसी ट्रायल के जेल में हो। अदालत ने ये टिप्पणी झारखंड के अवैध खनन मामले से जुड़े एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की। वरुण गांधी के अलावा उनकी मां और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी की भी काफ़ी चर्चा हो रही है।
ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी उनकी जगह अब प्रेम शुक्ला को मैदान में उतार सकती है। प्रेम शुक्ला शिवसेना से बीजेपी में आए थे और वो शिवसेना के हिंदी मुखपत्र के संपादक भी रहे। फिलहाल पार्टी ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मेनका गांधी की जगह उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में बहुजन समाज पार्टी और जम्मू कश्मीर में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। यूपी के अमरोहा से बसपा के सांसद दानिश अली बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं जम्मू कश्मीर के भाजपा नेता लाल सिंह ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दोनों को ही दिल्ली में पवन खेड़ा ने पार्टी में शामिल करवाया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी को यह झटका झारखंड में लगा है। झारखंड की मांडू सीट से बीजेपी विधायक जयप्रकाश पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रभारी गुलाम अहमद मीर मौजूद रहे। बिहार में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार का कांग्रेस में विलय कर लिया है। पप्पू यादव ने बुधवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। पप्पू यादव ने मीडिया से कहा कि जन अधिकार पार्टी कांग्रेस में जा रही है। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की नेता और राज्यसभा सांसद हैं। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस बैठ भी जाए तो इन ताकतवर लोगों से सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि किसी ने उम्मीद जगाई है तो राहुल गांधी हैं। राहुल जी का ओबीसी समुदाय को लेकर जो प्रतिबद्धता है, मैं उस लड़ाई का भागीदार बनना चाहता था। बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे से नाराजगी की खबरों को उपेंद्र कुशवाहा ने खारिज किया है। सीट बंटवारे के ऐलान के समय उपेंद्र कुशवाहा मौजूद नहीं थे। इसके बाद ऐसी खबरें आई कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में लोकसभा की एक सीट मिलने से नाराज हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कोई नाराजगी जैसी बात नहीं थी। जिस दिन घोषणा हो रही थी उस दिन हम दिल्ली से बाहर थे। पहुँचते पहुँचते विलम्ब हो गया, जिसके चलते हम यहाँ कार्यक्रम में नहीं थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मौजूदा सरकार में पशुपति पारस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मामलों के केंद्रीय मंत्री थे। उनके मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी अब पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू को दी गई है। पशुपति पारस ने मंगलवार को ये कहते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था कि बीजेपी ने उनके साथ अन्याय किया है। उनका इस्तीफा बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे के ठीक एक दिन बाद आया। जमुई से सांसद चिराग पासवान ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी सीट फाइनल कर ली है। चिराग पासवान ने एबीपी न्यूज से कहा कि आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य 400 पार है। एनडीए में उन्हें 5 सीटें दी गई हैं। हालांकि प्रत्याशी कौन होगा ये तय नहीं हुआ है। इस पर कहा कि वो 4-5 दिन में घोषणा कर देंगे। इतना ही नहीं बल्कि चिराग ने यह भी कहा कि हाजीपुर सीट से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में वो खुद उतरेंगे। उन्होंने कहा कि वो हर चुनौती के लिए तैयार हैं। एडीना के चुनाव पूर्व सर्वे के अनुसार कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लग सकता है। सर्वे के अनुसार कांग्रेस 28 में से 17 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी जेडीएस गठबंधन को 11 सीटें मिलने की संभावना है। 7 सीटों पर सर्वे में कांटे की टक्कर की भविष्यवाणी की गई है। बता दें 2019 में एनडीए ने इस राज्य में 26 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार इस सर्वे के अनुसार माहौल बदला हुआ लग रहा है। मालूम हो इस सर्वे की इसलिए चर्चा की जा रही है क्योंकि ये सर्वे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वक्त सही साबित हुआ था। सर्वे ने कहा था कांग्रेस जीत रही है और वही हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को 2014 से अधिक सीटें मिलेंगी और जनता सभी वंशवादी पार्टियों को सबक सिखाएगी। शाह ने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी भाजपा का एजेंडा बनी हुई है क्योंकि उसका मानना है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में सभी लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA असम के स्वदेशी लोगों को प्रभावित नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए असम की 14 लोकसभा सीटों में से कम 12 सीटें जीतेगा। तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन फिर से बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सौंदरराजन तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलाई की मौजूदगी में फिर से पार्टी में शामिल हुई। राज्यपाल का पद छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर सौंदरराजन को वाम दलों और द्रमुक की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में अन्नामलाई ने कहा कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों का पद छोड़कर फिर से आम नागरिक के रूप में जनता की सेवा करना केवल बीजेपी में संभव है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलावा किसी राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति ऊंचा पद नहीं छोड़ेगा और उनके लिए राजनीति उच्च पदों पर आसीन होने का जरिया है। ईडी के लगातार भेजे जा रहे समन के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट चले गए। हालांकि केजरीवाल को बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। ईडी के समन पर अब तक पेश न होने पर हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कई सवाल किए। हाईकोर्ट ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं।
कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि पहले आप देश के नागरिक हैं, पेश होंगे तो पता चलेगा ईडी क्या कहती है। हाईकोर्ट ने कहा कि समन उनके नाम पर है, उनको पेश होना चाहिए। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। इस सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर ईडी कहे कि गिरफ्तार नहीं करेंगे या कोर्ट गिरफ्तार न करने का आदेश दे तो पेश होंगे। कैश के बदले सवाल मामले में मंगलवार को लोकपाल ने कहा कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई केस दर्ज करे और उन पर लगे आरोपों की जांच करे। लोकपाल ने एक आदेश जारी करते हुए सीबीआई से कहा कि वो जांच पूरी कर 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे। लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद पूरी जानकारी का मूल्यांकन करने और उस पर विचार करने के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप, जिनमें से अधिकांश में ठोस सबूत हैं, खासकर उनके पद को देखते हुए बेहद गंभीर हैं। इसलिए हमारी राय में सच को साबित करने के लिए इस मामले की गहन जांच जरूरी है। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने मंगलवार को कहा कि लद्दाख से लगभग 10,000 लोग इस महीने चीन की सीमा तक मार्च करेंगे ताकि ये दिखाया जा सके कि हमने अपनी कितनी जमीन पड़ोसी देश को खो दी है। वांगचुक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें चरवाहों से पता चलता है कि उन्हें अब उन जगहों पर जाने की अनुमति नहीं है जहां वो पहले हमेशा जाते थे। जिन इलाकों में चरवाहे कुछ साल पहले तक जाते थे, अब उनसे कई किलोमीटर पहले उन्हें रोक दिया जाता है। हम वहां जाएंगे और दिखाएंगे कि ज़मीन गई है या नहीं। उन्होंने कहा कि हम अपना मार्च जिन 2 तारीखों पर निकालेंगे वो हैं 27 मार्च और 7 अप्रैल। बता दें, वांगचुक लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और अन्य मांगों को लेकर पिछले 14 दिनों से लेह में 0 से नीचे के तापमान में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज उनका 15वां दिन है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।